नमस्कार दोस्तों। अपन ने चर्चा कर ली थी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक का पेपर करवाया जाता है। उसमें क्या सिलेबस होता है, मतलब सेकंड ग्रेड संस्कृत में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, उसके बारे में अपन ने इससे पहले वाली क्लास में चर्चा कर ली है। अब शिक्षण शुरू करवाने से पहले मेरे कुछ अनुभव हैं जो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। मैंने जो 2018 वाली भर्ती थी ना, उसमें 7 मॉडल टेस्ट हल करवाए थे। मेरी भी शुरुआत थी और हल करने वालों की भी शुरुआत। मेरी भी परीक्षा की शुरुआत और हल करने वाले हैं उनकी भी शुरुआत थी मेरे को परखने की। तो मैंने 7 मॉडल टेस्ट सीरीज हल करवाई। शुरुआत में तैयारी करनी एक ज़िंदगी का खेल होता है, मतलब जॉब लगना एक ज़िंदगी का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो इतना जल्दी विश्वास हम कर भी नहीं सकते, और कुछ सामने वाली बात अच्छा लगे तभी हम विश्वास कर पाते हैं। तो जब मैंने मॉडल टेस्ट सीरीज हल करवाई थी, उस समय ना जाने कितनों ने कहा था कि क्या हो सकता है, हमें तैयारी करते हुए कितने सालों बीत गए, ये थोड़ी सी उम्र का छोरा शायद ही करवा पाएगा। परंतु आपको भी आज इसी बात के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर खुद पर विश्वास है ना व्यक्ति को, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसे ही मैंने भी किया है। मतलब खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं सेकंड ग्रेड अध्यापक बन सकता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपके मन में ये रहता है कि नहीं यार, भीड़ है, इस भीड़ में अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो आपका वो जो उद्देश्य है वो भी डावाडोल है। हो सकता है आपको मिल भी जाए और हो सकता है नहीं भी मिले। परंतु जब आपका दृढ़ निश्चय है कि ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पुरुषों के लिए, मतलब व्यक्तियों के लिए है, तो व्यक्ति क्वालिफाई करेंगे। ये तो है नहीं कि कोई दूसरे लोग से इसको क्वालिफाई करने के लिए आएंगे। तो क्यों ना एक ऐसे रास्ते की, सही रास्ते की तैयारी करें जिससे हमारा भी चयन हो पाए। तो मेरी टेस्ट सीरीज में 5 बच्चों ने हल की थी, कुल मिला के 7 ने की थी, पर 2 ने शुरू की टेस्ट सीरीज 3 तो हल कर ली थी, पर बाद में वो किसी भी कारणवश नहीं कर पाए। उन 5 में से लास्ट जाके 2 का चयन हो गया। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कारण चयन हुआ है, क्योंकि उनकी मेहनत थी। टेस्ट तो उसको परखने का एक नज़रिया ही था कि उसकी तैयारी कितनी है। पर संस्कृत में बच्चों को ज़्यादातर परेशानी होती है कि समास वाला टॉपिक और अलंकार वाला टॉपिक। अगर समास वाला टॉपिक और अलंकार वाला टॉपिक सही तरीके से कवर हो जाए तो और टॉपिकों में वो आराम से अच्छे नंबर कवर कर सकता है। तो वह ऐसा कि जो मैंने टेस्ट सीरीज हल करवाई थी, उसमें से समास और अलंकार वाले लगभग सारे क्वेश्चन आ गए थे, और जो 150 क्वेश्चन थे उनमें से 100% हूबहू आज भी उस टेस्ट सीरीजों में मिल सकते हैं। और कनेक्ट करके देखें तो 120 के आसपास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अपन नई ऊर्जा के साथ आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। और मेरी टेस्ट सीरीजों में ये भी था कि जिन बच्चों ने लास्ट टेस्ट सीरीज में मान लो 125 क्वेश्चन हल किए थे,
तो जो आरपीएससी का पेपर हुआ था ना, उसी में उसके 125-130 के आसपास ही हुए थे। ये नहीं है कि मेरे टेस्ट सीरीजों में तो उसके आगे 145 और वहां जाके उसके 95 ही हो रहे हैं। तो टेस्ट सीरीजों में और आरपीएससी वाले टेस्टों में पेपर में कितनी यथार्थता थी वो आप देख सकते हैं। 7 टेस्ट किन किन ने हल किए थे वो रिकॉर्ड आज भी मेरे पास है, किन के कितने नंबर आए थे वो भी कभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरुआत अपन ने जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के लिए सिलेबस क्या है उसके बारे में तो अपन ने चर्चा कर ही ली है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपको सिलेबस में आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दे रखा है, उसके बारे में आप अध्ययन अच्छे तरीके से कर लीजिए। उनके अलावा आप बिल्कुल भी बाहर मत जाइए। अगर जो सिलेबस है उसका आपने गहन चिंतन कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। साथ में आपका हौसला भी बनाए रखना, क्योंकि बाजियां हौसलों से ही जीती जाती हैं। ये नहीं है कि अपन केवल बातें ही करती रहें या अकेले हौसले से ही रहें। हौसला पहली चीज है, हौसला है, हौसले के साथ अपन अध्ययन करेंगे तो जरूर अपन जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। और ऐसे ही देखा देखी करते रहेंगे तो जो देखा देखी करते रहते हैं उसी के अनुसार समय भी गुजरता जाता है। भर्तियां आपको पता है कितनी साल बाद में एक भर्ती आती है, तो आप एक सार्थक तैयारी कीजिए। हाँ, मैं अगर गलत हूं तो मेरे को तुरंत बता दीजिए कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। तो संस्कृत में है व्याकरण प्लस गद्य साहित्य, साहित्य आदि, साहित्य प्लस शिक्षण विधि। शिक्षण विधि ये 3 चीज है। चालीस अंक मतलब 20 प्रश्न इसके और 130 प्रश्न मतलब 260 अंक व्याकरण और साहित्य की। शुरुआत होती है संस्कृत से। संस्कृत क्या है सभी को पता है। अपन शुरुआत 0 से करेंगे। मतलब जो पहली वाले बच्चे को अपन क्या पढ़ाते हैं, क्या बच्चे को कहां से शुरुआत करते हैं, वहीं से अपन शुरुआत करेंगे, ना कि बीच में से चल पड़ेंगे। तो शुरुआत होती है कि ये संस्कृत क्या है। संस्कृत क्या है सभी को पता है कि संस्कृत एक भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? तो संस्कृत में अगर परिभाषा की बात करें तो भाष्यते अनेन इति भाषा, अर्थात भाष्यते बोला जाता है, अनेन जिसके द्वारा, इति यह है भाषा, जिसके द्वारा बोला जाए उसी को भाषा कहा जाता है। भाषा की परिभाषा के बाद में जैसे हिंदी एक भाषा है, ऐसे ही संस्कृत भी भाषा है। संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति होती है। भाषा के बाद में, क्योंकि व्याकरण सीखने से पहले अपन को भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब आती है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, उसी के बारे में अपन
विस्तार से अध्ययन और अपने शिक्षण की शुरुआत करते हैं। व्याकरण व्याकरण वी प्लस आम प्लस क्री प्लस लुट प्रत्यय से व्याकरण की उत्पत्ति होती है। जैसे व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते जिनसे उत्पत्ति आदि का बोध हो या जिनसे उत्पत्ति आदि का ज्ञान हो उसी को व्याकरण कहा जाता है। अर्थात जो हमें शब्दों या पदों की, क्योंकि शब्दों को संस्कृत में पद कहते हैं, शब्दों या पदों की व्युत्पत्ति की जाए, मतलब उत्पत्ति की जाए, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है और कैसे हुई है, उन्हीं का जो ज्ञान करवाता है उसी को व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण जैसे मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब जिनका कोई लिखित स्वरूप ना हो, लिखित मतलब जिनके नियम लिखे गए हों। तो शुरुआत में इस नियमों की जानकारी किसको कहां से मिली, उनसे दो परंपराएं होती हैं। वो दोनों परंपराएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली है बृहस्पति परंपरा, दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। नाम से ही स्पष्ट है कि बृहस्पति परंपरा मतलब बृहस्पति से जो शुरू परंपरा हुई थी वो बृहस्पति, और महेश्वर मतलब भगवान शिव से जो परंपरा की शुरुआत हुई थी उसको माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। कहा जाता है कि शुरुआत में ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया था और उसी बृहस्पति ने अपना ज्ञान इंद्र को दिया था। इंद्र ने वरुण यम आदि देवताओं को दिया था, परंतु ये देवताओं से संबंधित होने के कारण एक स्वतंत्र रूप ग्रहण नहीं कर पाई और सामान्य रूप से इनमें कठिनता लगी, जिसके कारण इस परंपरा को कातंत्र मतलब कठिन परंपरा भी कहते हैं। फिर आती है ये माहेश्वरी परंपरा कि भगवान ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान शिव को दिया था
शिव मतलब महेश, महेश को दिया था। और उस महेश मतलब शिव ने व्याकरण का ज्ञान अपने डमरू के माध्यम से पाणिनि को देते हैं। क्या होता है, जब डमरू बजाता है शिव, भगवान शिव जब डमरू बजाते हैं तो उनसे माहेश्वरी सूत्रों की 14 जो माहेश्वरी सूत्र हैं उसकी उत्पत्ति होती है। तो इनके नियम, बृहस्पति जो परंपरा थी ना, इनके मुकाबले माहेश्वरी परंपरा के जो व्याकरण के नियम थे वो सरल थे, और इसी परंपरा को आज की जो व्याकरण है उसमें अपना लिया गया। क्योंकि जो वर्णों की उत्पत्ति थी वो इस बृहस्पति परंपरा में नहीं हो पाई थी, जिनकी उत्पत्ति यहाँ पर माहेश्वरी मतलब महेश ने डमरू वादन के माध्यम से जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं उनकी उत्पत्ति की थी। और उन सूत्रों में ही वर्ण है, उन वर्णों से ही क्या बने, शब्द बने, शब्दों से ही पद बने, पदों से वाक्य बने, वाक्यों से ही रचना आदि बनी। मतलब जो अपनी व्याकरण है उसकी शुरुआत इस माहेश्वरी परंपरा से ही होती है। तो दोस्तों, इस माहेश्वरी परंपरा की आगे शुरुआत करते हैं, अर्थात भगवान शिव ने जो डमरू वादन से पाणिनि को ज्ञान हुआ था, ज्ञान दिया था, कौन से वो 14 माहेश्वरी सूत्र हुए थे, उनका अपन आगे आने वाली कक्षा में विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। उससे पहले पाणिनि के बाद में कात्यायन, जिसको वररुचि भी कहते हैं, और आगे चलकर पतंजलि, उन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। उन्होंने रचना की थी पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, और वररुचि अर्थात कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना की थी, और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। उन तीनों मुनियों के बारे में, क्या उनका काल था और कैसे उनकी शुरुआत थी, उनका हम आगे वाली कक्षा से विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों, आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपन शुरुआत ऐसे 0 लेवल से करेंगे कि मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है तो उस 0 पॉइंट से आप तैयारी करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लगे